हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो बात इतनी हो रही हमारे पास चार्जेस हैं और वो रेस्ट पर हैं, उनकी स्टडी करनी, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात करें चार्ज क्या हमारे पास, इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। तो बात हम थोड़ी सी डिस्कस कर रहे थे अभी यहाँ पर। वी आर देयर टू स्टडी द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन तीनों लेक्चर्स में बात किसकी होगी, चार्ज की बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, करंट की बात होगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले जो चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट पर हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन से फिनोमेना होते हैं, उनसे हम डील करेंगे। जब चार्ज मोशन करने लग जाए, व्हेन चार्ज इज इन मोशन देन इट बिकम्स करंट। जब चार्ज मोशन में आता है तो करंट बन जाता है ना, तो इसे हम कहते हैं करंट। इलेक्ट्रिसिटी की बात हम कर रहे हैं ना। सो जब चार्ज मूव कर रहा है तो फिनोमेना के साथ क्या होगा, करंट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसके बाद में बात आएगी मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट। तो क्या होगा फिर, वी विल ट्रैवल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो तीनों चैप्टर्स में बात किसकी हो रही, चार्ज। सो चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी। और इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड से हम चार्ज बना लेते हैं। अगर आप एटम्स को देखें, जहाँ से मैग्नेटिज्म शुरू होता, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ये न्यूक्लियस अपनी स्पिन कर रहा है, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। सो वी से दैट दिस ऑल फिनोमेना आर इंटररिलेटेड। हम कहाँ पर जाएंगे, वी विल एंटर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर studying the simple case when the charges are at rest, that branch is called electrostatics। और चार्ज क्या हमारे पास है, वो बेसिक प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है किनके लिए, फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। सो लेट अस हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आपने स्टडी की है जूनियर क्लासेस में, जब आपको बताया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद है, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने देखा कि बादलों में कहाँ से वो लाइटनिंग आती है, उसको स्टडी करने के लिए उसने काइट को फ्लाई किया है ना। वो काइट के साथ जो डोर होती थी वो किसकी थी, मेटालिक थी। उसके पास एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी उसको शॉक भी लगा, बट ही ट्राई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ही फाउंड दैट चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें। पहली बात हमें क्या, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा क्या नोट किया उसने देखा ऐसे भी 2 रॉड्स उसके पास, एक ग्लास रोड है हमारे पास, एक प्लास्टिक रॉड है। अगर 2 ग्लास रोड को आप उसके पास लेकर आ जाए, दे रिपेल ईच अदर। सो ही कंक्लूडेड दैट देयर इज सम प्रॉपर्टी ड्यू टू विच देयर इज रिपल्शन। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड को उसने रब किया वुलन से, उसमें भी सेम देखा। तो ये मान लो मैं ग्लास रोड है हमारे पास, ये भी ग्लास रोड है, रब किया विद द सिल्क क्लॉथ, तो ऐसे रिपल्शन वुड बी देयर, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। उसने फिर लेकर आया रॉड, उसके पास कौन सी थी, अब प्लास्टिक रॉड है। इसको देखा एक्सपेरिमेंट करके उसने, दे आल्सो रिपेल ईच अदर। कोई बात नहीं, ठीक है। जब उसने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया और प्लास्टिक रॉड को उसने दूसरे वुलन से रब किया, तो क्या देखा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्शन। तो वहाँ से उन्हें डिफरेंट गैसेस किए भी चार्जेस एक तरह का चार्ज नहीं है, चार्ज 2 तरह का है। तो सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
उसने दो कैटेगरी बना दी, उसका नाम क्या रख दिया, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव क्या दिया, इसको क्या कह दिया उसने, नेगेटिव क्या दिया। तो ये कैटेगरी वहाँ से बन गई हमारे पास। एक तरह के चार्जेस को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस, दूसरे क्या कहते हैं, नेगेटिव। जैसे हम कहते हैं बच्चे दो तरह के, बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, दोनों की बात हो रही है। तो अगर शुरू में कह देते फिर लड़कों को लड़की कहते और लड़कियों को लड़के कहते तो ऐसे ही नाम होना था। उसने जो नाम रख दिए, दो कैटेगरी बना दी। अब जो जो भी उसके प्रॉपर्टी को मैच करता था, तो एक तरफ कैटेगरी बन रही पॉजिटिव की, एक तरफ नेगेटिव की, फिर उसका बिहेवियर इसके जैसा है, तो इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसका बिहेवियर उसके जैसा है तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो चलते चलते क्या हुआ, वैन वी डिस्कवर्ड अबाउट द एटम, जब एटम की स्टडी हो रही थी तो उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ऐसा है तो इस कैटेगरी में आ रहा है। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। जब न्यूक्लियस को देखा या इसके अंदर प्रोटॉन्स को देखा, तब उन्होंने क्या पाया, इसका बिहेवियर इस जैसा है, तो उन्होंने कहा भाई इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में इसलिए शो करते हैं, शुरू में इनकी कैटेगरी हमने बना दी थी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट क्या आपने देखा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। वाइल अनलाइक और ऑपोजिट चार्जेस, ऐसे कह दो ना, और क्या कह सकते हैं आप, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी बात होगी, चार्ज आ रहा है और वो चार्ज आ रहा है तो क्या हो रहा है उसका, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, वो ऐड होता रहता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेट चार्ज इज algebraic sum of charges। तो टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो हम उनका algebraic सम कर लेते हैं। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो ये बातें हमारे पास आ गई। और नेक्स्ट क्या आपने देखा जाकर, जब हमने बात की थी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आपने ये पढ़ा था E=mc², पढ़ा नहीं, हमने सुना उसके बारे में। तो जब आइंस्टाइन स्टडी कर रहा था रिलेटिविटी की, तो उसने क्या फाइंड किया, उसने फाइंड किया मास ऑफ ए बॉडी इज़ नॉट ए कांस्टेंट थिंग। मानते ना मास 50 किलो की चीज़ है 50 किलो की रहेगी, बट ही प्रूव दैट इफ दैट बॉडी इज मूविंग एट हाई स्पीड, so with an increase in speed, mass of the body gets changed, length gets changed, time gets changed। तो mass, velocity, mass हो गया, time हो गया, length होगी, they change with the speed। बट चार्ज में ऐसा नहीं होता, चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है ना। तो चार्ज does not change with the स्पीड, इस पर स्पीड का कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट बात कर लें, प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, क्वांटम मीन्स, क्वांटम मीन्स से पैकेट, क्वांटम मीन्स पैकेट की बात हम कर रहे हैं। चार्ज जब भी होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। वो पैकेट कौन सा है उसकी हम बात करते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं हम एक, सपोज देयर आर 2 ग्लासेस, दिस ग्लास कंटेन से ऐसे 20 क्यूब्स ऑफ
इसके पास 20 क्यूब्स ऑफ आइस इसके पास हैं, हमने ट्रांसफ़र करने को इसमें, तो ये फिर ट्रांसफ़र ऑन दिस साइड व्हाट वुड हैपन, हो सकता है इसमें से 15 इस तरफ रह जाएँ, इस तरफ कितने आ जाएंगे 5, पूरे हम ब्रेक नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कहेंगे हम 15.5 है और यहाँ 4.5 रहेगा इस तरफ, ब्रेक नहीं किया है, पूरा का पूरा पीस जा रहा है। अब ये तो बात होगी आइस के केस में, पूरा पैकेट जा रहा है, पूरा ब्लॉक जा रहा है उस तरफ, हम की कह सकते हैं वी आर आज में टॉकिंग अबाउट इंटेग्रल मल्टीपल। इंटेग्रल का मीनिंग क्या, जहाँ तो जहाँ 14 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, इस तरफ 8 है, कभी मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा, भी इतने ब्लॉक चलेंगे। अब ये मेल्ट हो चुका वहाँ पर, अब क्या आइस मेल्ट होगी हमारे पास, नाउ देयर आर मॉलिक्यूल्स। अब इसको इस तरफ हमने डाला हो, क्या पैकेट्स हैं या जैसे मर्जी डाल लें, तो जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे के मन में आता है कि नाउ वी हैव द फ्रीडम, वी कैन ट्रांसफ़र द वाटर एज मच एज वी वांट टू ट्रांसफ़र, जितना चाहो इस तरफ कर लो। पर गौर से सोचो, व्हाट इज दिस, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, ये मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, चाहे आपको दिख नहीं रहे बट है वो छोटे छोटे बॉल्स, एक तरह के ऐसे मॉलिक्यूल्स पड़े इसमें, होगा तब भी नहीं। आप ये कैसे 3.6 10^12 मॉलिक्यूल्स इतने थे इस तरफ, इसमें कितने चले गए से 1.5 10 में 17 मॉलिक्यूल्स चले गए, तब भी बात वही रहेगी, कभी भी आधा मॉलिक्यूल इस तरफ, आधे से ज़्यादा इस तरफ नहीं जाएगी, जहाँ पूरा इस तरफ जाए इस तरफ, दे विल ऑलवेज बी इंटेग्रल मल्टीपल। तो ऐसी ही कुछ बात हमारे पास हो रही है चार्ज में। अब बात करते हैं चार्जेस ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। डेली लाइफ में चार्जिंग कैसे होती है, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, दो बॉडी को रब किया, तो रब करने से पहले क्या था, बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ए टाइप की कोई मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, और इस तरफ कोई बॉडी है जिसमें बी टाइप के एटम्स हैं। अब क्या देखा, नेचर ऐसी बनी हमारी, नेचर में क्या दिया उन्होंने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है 1.619 कूलम, तो चार्ज इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, वो भी इतना होता। फर्क है इसमें, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव। तो नेचर का बैलेंस देखिए आप, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर क्या पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात देखिए, हर एटम में क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता, जितने इलेक्ट्रॉन्स है एटम में उतने प्रोटॉन्स हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो क्या दे कैंसल फैक्ट ऑफ ईच अदर। इसमें 20 है, माइनस के तो प्लस के 20, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। इसमें मान लो 30 माइनस है 30 प्लस है, आंसर इसका भी 0। सो नॉर्मली बॉडीज आर अनचार्ज, अनचार्ज मीन्स दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये बात बैलेंस है हमारे पास। नाउ व्हेन दीज बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, जब दो बॉडीज़ को हम रब करते हैं, रबिंग की, तो हो सकता है एक ही अट्रैक्शन ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दूसरे की कम हो, तो एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन्स छीन लेती। सो एक बॉडी दूसरी बॉडी की इलेक्ट्रॉन्स के कर लेती है, स्नैच कर लेती है। तो मान लो इसने क्या किया, इस बॉडी की इलेक्ट्रोफिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है, जब रबिंग हो तो इसने क्या किया, इसने इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स ने छीन लिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, इसके पास 5 कम हो गए। अब क्या होगा इसके पास, तो मान लीजिए चार्ज इलेक्ट्रॉन का मैसेज शो करते हैं ई से, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ई से हम मेंशन कर देते हैं ऐसे। तो क्या हो इसके पास, ये कह रहा मेरे पास ना 5e चार्ज आ चुका, क्योंकि मैंने 5 इलेक्ट्रॉन इसके छीन लिए।
इस पर कितना चार्ज आ गया, -5e। अब ये क्या करेगा, ये कहा मेरे पास तो प्रोटॉन की स्ट्रेंथ बढ़ गई, अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं हम। ये कहता है मेरे पास 20 प्रोटॉन है और 20 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर तो 0 था पहले, चार्ज वास बैलेंसिंग। ये कह रहा है मेरे पास 13 प्रोटॉन है, 13 ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, इस तरफ से इसके 5 इलेक्ट्रॉन चले गए इस तरफ, इलेक्ट्रॉन जहाँ बढ़ गए इसके पास कितने आ गए, 35 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद माइनस चले गए 5 इलेक्ट्रॉन, इसके कितने आ गए, 15 इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखा आपने, हेयर इलेक्ट्रॉन्स विल डोमिनेट, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो दिस बॉडी विल बी हैविंग दिस 5e नेट चार्ज इस पर आ जाएगा। इस पर कितना आ जाएगा, +5e पॉजिटिव चार्ज। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी गेन करती है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। बात समझ आई, दोज बॉडीज हु गेन इलेक्ट्रॉन्स, हु हैव इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द नेचुरल रेशो, जिनके पास नॉर्मल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं वो नेगेटिवली चार्ज कहलाती है, जिनके पास नॉर्मल से कम आए दे गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या देखा हमने, जब भी चार्ज ट्रांसफ़र करता है तो जहाँ तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे नहीं होगा इलेक्ट्रॉन गया नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन तुम रख लो आधा मुझको दे दो। ये 50-50 वाला काम जहाँ नहीं चलता। देयर इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिस टू दैट प्लेन। सो दिस इज व्हाट क्वांटाइजेशन सेज। यही बात क्वांटाइजेशन कह रही है हमें, क्या कहती है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल charge on a body is always integral multiple of the magnitude of charge on electron। ऐसी बात कर रहा है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल किसका, ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE। अब जहाँ पर क्या डाल सकते हैं, प्लस माइनस, चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हेयर E क्या है, मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड वैल्यू तहाँ बोल रहा हूँ बिकॉज इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, तो नेगेटिव। सो आपने सिर्फ वैल्यू वो लेनी 1.6 ये लेनी चाह वैल्यू हमने, माइनस साइन की बात हम नहीं करें। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये ई शो कर रहा है, और एन क्या हमारे पास, एन इज इंटीजर, मीन्स 0 है, 1 2 3 कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भी चार्ज जब भी किसी पर होगा दैट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल पर होगा। एंड अदर प्रॉपर्टी इज देयर, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 6th प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved। कंजर्व्ड का मीनिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। कोई आइसोलेटेड सिस्टम हमने ले लिया, उसमें नेट चार्ज फाइंड करो दैट विल रिमेन द सेम। जितना कहीं पर मान लो ये बॉडी हमारे पास है, इस पर आपने कहा था कि मैंने +15 चार्ज दे दिया कूलम, आप जैसे मर्जी कर लो, इसका नेट चार्ज 15 कूलम ही रहेगा। अगर कोई यहाँ पर कहे कि मैंने 20 कूलम और बना दिए यहाँ पर प्लस, ये नहीं हो सकता।
जितना जहाँ पर +20 कूलम होगा कहीं और पर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा और नेट फिर उनका सम वही रहेगा। सो ये कह रहा जितना भी चार्ज किसी बॉडी पर आइसोलेटेड है दैट वुड रिमेन द सेम। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है इधर उधर बट नेट जो सम है दैट वुड रिमेन ऑलवेज द सेम, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की हैं जो वी हैव फाउंड विद द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस की है, एक्सपेरिमेंट्स किए, उनसे ये कंक्लूजन ड्रा हो गया हमारे पास। अब चार्जेस की और स्टडी किसने की? कूलम ने की। कूलम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि चार्ज कैसे बिहेव कर रहे हैं, जो रिपेल कर रहे हैं हमारे पास, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस रिपल्शन या अट्रैक्शन की कितनी वैल्यू हमारे पास। उसने उस पर स्टडी किया, ये फोर्स चार्ज इसमें लगती है वो फोर्स कैसी है, उसकी वैल्यू कैसी हो सकती है। दैट लाइज का कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट electrostatic force between two charges is कि दो चार्ज हमारे पास हैं उन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करेगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दोनों चार्ज की प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम ऐसे कहना कि फोर्स एफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी। एक बात उन्होंने ये देखी, ये हमारे पास दो चार्जेस रखे हैं जहाँ पर से ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। तो पहली बात उन्होंने ये बता दी कि फोर्स जो होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या होगा? दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई की वैल्यू आएगी उतनी फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। उनने और चेक किया, डिस्टेंस चेंज करके देखा बार बार, तो क्या नोट किया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। क्या किया उन्होंने? फिर देखा फर्दर ऐसा भी होता है। तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, याद रखना आप 2। ये बात उन्होंने नोट की, इनके डिस्टेंस कितना है? से डिस्टेंस इज r, दोनों में जितना डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करती है। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। आ गया। एक बात और नोट की उन्होंने कि मीडियम किस में डिपेंड कर रही है? वैक्यूम में है तो अट्रैक्शन कुछ और है, रिपल्शन कुछ और है, फोर्स जो कुछ और है। अगर किसी और मीडियम में रख दिया, हमने किसी लिक्विड में रख दिया, ऑयल में रख दिया, कहीं पर और पर, तो व्हाट वुड हैपन विद द चेंज इन द मीडियम वे द चार्जेस आर प्लेस्ड, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस गेट चेंज्ड। तो हम क्या करें? नेक्स्ट क्या कहेंगे हम? इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम in which charges are placed। इस मीडियम पर भी डिपेंड करती है फोर्स। ये बातें भी आपने नोट कर ली। चलो हम अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके देखते हैं।
कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, क्या देखा हमने, एफ ऐसा आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर ले लो, डी ले लो, जो भी डिस्टेंस आपकी बुक्स ले रही हैं, आ गया हमारे पास था। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो क्या आता हमारे पास, कांस्टेंट आता। Here K is constant of proportionality and its value depends upon medium as well as system of units। अब दो बातें हमारे पास आ गई। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े आपने, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम, कौन सा सिस्टम है उस पर भी डिपेंड करेगी वैल्यू उसकी K की, और साथ में किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे, कौन से मीडियम मैंने चार्जेस को रखा है। तो दैट K विल बी डिटरमिन्ड बाय दीज थिंग्स। कौन डिपेंड करे, डिसाइड करेगा सिस्टम कौन सा है और कौन सा मीडियम है। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये रिलेशन समझ आ गई आपको, दो चार्जेस हैं, जितने चार्ज की अमाउंट ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, मोर द चार्जेस मोर इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। नेक्स्ट क्या, मोर द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतनी फोर्स कम होगी इनमें। चलिए नेक्स्ट, फिर इसे यहाँ तरफ कर दें थोड़ा सा, आप रिलेशन आप देखते रहो। अब K की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं हम। इन वैक्यूम है, वैक्यूम की बात, तो एयर भी काफ़ी हद तक सेम प्रॉपर्टी शो करती है, तो कई बार हम ये भी लिखते हैं इन वैक्यूम और एयर, एयर अप्रॉक्सीमेटली हम ले रहे हैं, इन वैक्यूम और एयर क्या देखते हैं हम, एंड फॉर SI सिस्टम, उसमें क्या K की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ K, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम कहते हैं 9 यूनिट्स। ये साथ में आ गया, यूनिट्स कितने बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतनी वैल्यूज की आ जाती है हमारे पास। दिस इज K, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या है, and its value is ऐसे यूनिट्स आप मेंशन कर दो, कई तरह के यूनिट्स यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो सिंपली इतना लिख दो, दिस इज़ द K, ये कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कब, जब हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, और साथ में कौन सी यूनिट्स है, ऐसा सिस्टम हमारा है, ये तो वैक्यूम की बात हो गई। इन ए गिवन मीडियम, कोई मीडियम है हमारे पास, जब हम ये नहीं कि वैक्यूम है, एंड फॉर ऐसा सिस्टम, तो पहले इसको यहाँ पर फोर्स भी लिख देते हैं आपको ना एक जगह पर, है ना, अच्छा लगेगा हमारे लिए। तो देयर फॉर एफ कितना आ गया, एफ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो ये फार्मूला बन गया आपका, किसके लिए, जब वैक्यूम की बात हो रही है, साथ में कौन से ऐसे यूनिट्स हैं, इससे हमने ज़्यादा डील करना है। तो दिस इक्वेशन इज मोस्टली यूज्ड। थोड़ा सा मीडियम की बात कर लें, उसका क्या फार्मूला कैसा होगा,
फॉर एनी अदर मीडियम एंड फॉर SI यूनिट्स या SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो अब क्या होगा, तो के क्या होगा हमारे पास, के है 1/4 पाई अपसाइलन। इसका नाम भी याद रखना, पहले भी यूज़ किया था कई बार हमने, फिर भी एप्साइलन ई जैसा है, नाम क्या है, एप्साइलन। हियर इज एब्सोल्यूट permittivity of medium। therefore F क्या इसमें आएगा ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन सॉरी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जैसा भी आप हो ऐसा फार्मूला देख लो। वैक्यूम के केस में एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और इस केस में क्या है, ये किसकी परमिटिविटी है, कांस्टेंट है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप देख लो ऐसा आ रहा है, ऐसे फार्मूले हमारे हो चुके हैं फॉर द वैक्यूम एंड फॉर द मीडियम। सो दिस इज आवर कूलम्स लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको अपने याद रखना। आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट कौन से होते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज, डिफाइन इट। क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे आ जाता है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। डिफाइन इट, इसको डिफाइन कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, SI यूनिट ऑफ चार्ज। अभी हमने क्या किया था ला, कूलम्स ला, उसी कूलम को क्या रिगार्ड करने के लिए चार्ज का यूनिट का नाम रख दिया इस पर। SI यूनिट चार्ज इज कूलम। अब C कूलम लिखा हो, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। When C is small, we are talking about the unit. Its symbol is कैपिटल C। सिंबल इसका कैपिटल C होता है। अब बात करें डिफाइन, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। We know from Coulomb's law, क्या जानते हैं हम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज कितनी होती है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसी बात हो रही है हमारे पास, ये रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है। हमने क्या करना है यहाँ पर, वी वांट टू डिफाइन चार्ज। तो मान लेते हैं कोई चार्ज हमारे पास क्या है, क्या हमें पता है चार्ज कूलम होता है ना। तो लेट Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं, इनकी वैल्यू कितनी मान लें हम, एक कूलम है कोई से 1 कूलम। R कितना मान लें, R इज 1 मीटर। तो क्या हमने देखा, देखो जहाँ पर वैल्यू फिल करके देखिए हम, इट बिकम्स 1/1
आ गया क्या, 1v1, ये भी 1 और ये 1 का स्केयर। नाउ ये कितना होता हमारे पास, 9 × 10, 9 यूनिट्स होता हमारे पास, है ना। इतने यूनिट्स ये हमारे पास। तो क्या का फोर्स कितनी आ गई, फोर्स इक्वल टू, यूनिट क्या होते हैं फोर्स के, न्यूटन। ऐसा यूनिट की बात कर रही हमारे पास। तो क्या देखा हमने, 1 कूलम चार्ज और एक और 1 कूलम चार्ज हो, इससे हमें क्या दिखाई दे रहा, ये 1 कूलम है, ये 1 कूलम है, डिस्टेंस कितना में 1 मीटर। तो जब फोर्स लग रही, पल्शन कितनी लग रही में, तब इतनी फोर्स लगती इनमें, कितनी, 9 न्यूटन। सो कैसे डिफाइन करें, 1 कूलम is the charge which when placed at a distance one meter from an equal and similar charge तो क्या, 1 कूलम इज द चार्ज विच वैन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, क्या करेगा, विल रिपेल इट विद ए फोर्स ऑफ न्यूटन। इतना चार्ज है, अगर दो चार्जेस को 1 मीटर अपार्ट रख दिया जाए तो मेरी रिपल्शन कितनी हो, 9 × 10⁹ न्यूटन, तब हम कहेंगे हाँ इन पे चार्ज कितना, 1 कूलम है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार के यूनिट कौन से, कूलम है, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, और जो फोर्स लग रही है उसको किससे डिस्कस किया, कूलम्स लॉ ने। और कूलम लॉ से हमने डिफाइन कर दिया यूनिट ऑफ चार्ज। अब बात हमारी रहेगी थी कि इस कांस्टेंट क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या होती है, क्या यही है कि कोई और भी इसके साथ होती है। तो ये सारे रिलेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।